नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूसीएन की खास पेशकश हेलो डॉक्टर में। और आज आप जैसे ही जानते हैं कि हेलो डॉक्टर इस खास सेगमेंट में हम लोग अपनी हेल्थ से जुड़े और हेल्थ सेक्टर में कई नए इनोवेशंस, कई नए टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा पड़ाव, एक माइलस्टोन हमारे नागपुर में क्रॉस हुआ हेल्थ सेक्टर में। क्या है वो, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका यूसीएन स्टूडियो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सर के बारे में मैं बताऊं तो सर चीफ कार्डियक सर्जन है एट किंग्सवे हॉस्पिटल। ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड, वेरी अकम्पलिश्ड कार्डियक सर्जन इन नागपुर विथ मोर देन 22 ईयर्स प्लस ऑफ एक्सपीरियंस। अपनी इस फील्ड में इन्होंने 22 साल से भी ज़्यादा समय दिया है और 14,000 से भी ज़्यादा इन्होंने सर्जरीज़ की है। लेकिन आज जिस खास बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सर से ही डायरेक्टली जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि 100 रोबोटिक सर्जरीज, कार्डियक सर्जरीज हमारे नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल में पूरी हुई है आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा। तो कैसा रहा सफ़र, क्या बताएंगे सर आप? थैंक यू। ये सफ़र बहुत ही हमारे लिए अनुभव और बहुत अच्छा सफ़र रहा। जब हमने शुरुआत करी थी तब ये नई टेक्नोलॉजी थी, तो मैं और मेरी टीम, एक्चुअली ये टीम वर्क है, भले ही जैसा मेरा चेहरा सामने है आप लोगों के, पर इसके पीछे एक बड़ी सी टीम है। जैसा आई एम जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, बट अगर आप देखा जाए तो इसके पीछे पूरा एफर्ट्स मेरी टीम का है। व्हेन वी स्टार्टेड 1 ईयर बैक, सो दिस वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी। फिर जब हमने शुरुआत करी सर्जरी की, फिर धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। हमने प्रोटोकॉल्स जो हमने डिफ़ाइन किए थे उसको रिवाइज़ किया, फिर सेट किया, फिर अब जाके हम कह सकते हैं कि वी आर एट द एक्सेलेंट लेवल। और हमारी टीम में सब लोग शामिल हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अपन लें तो डॉक्टर तुषार गवर जो अपने सीईओ हैं, उसके बाद में डॉक्टर मनीष सोनकुसरे हमारे की मेंबर हैं जो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट हैं। उसके बाद में डॉक्टर कल्याणी, डॉक्टर अश्विन शर्मा मानकर, डॉक्टर शिफा, किरण, डॉक्टर रोशनी, डॉक्टर यशस्वी जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ऐसे करके हमारी पूरी एक बड़ी टीम है। तो जैसा ऑर्केस्ट्रा चलता है वैसे ही हमारा पूरा रोबोटिक कार्डियक सर्जरी का प्रोग्राम रन होता है। दैट्स रियली ग्रेट सर। पूरी टीम आपकी जो है काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी मेहनत कर रही है इसका रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में। लेकिन सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है एक ट्रेडिशनल कार्डियक सर्जरी की अगर बात करें, कंपेयर किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। एक ट्रेडिशनल कार्डियक सर्जरी में अभी तक के मिड लाइन में, मतलब बीच में से एक बड़ा चीरा लगता है और फिर जो बीच की जो बोन है उसको कट करके हनुमान जी की तरह पूरा ओपन करके फिर कार्डियक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। मिनिमली इन्वेजिव का ही एक बड़ा एडवांस्ड रूप है रोबोटिक असिस्टेड मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जिसमें बीच में से कट नहीं लगता है, कोई बोन कट नहीं होती है, बल्कि साइड से जैसे एंडोस्कोपिक पोर्ट्स के द्वारा हम ये कार्डियक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो कट नहीं लग रहा है जी, तो पेशेंट को दर्द नहीं रहेगा, नहीं के बराबर रहेगा, ब्लीडिंग कम रहेगा क्योंकि बड़ा कट नहीं है। उसके बाद में इन्फेक्शन का रेट कम रहेगा क्योंकि चीरा नहीं है, और पेशेंट की जो रिकवरी है वो सुपर फास्ट रहेगी। हमारे सभी पेशेंट, ऑलमोस्ट 99% पेशेंट सर्जरी के अगले दिन पैदल चले। हार्ट सर्जरी के बाद में पैदल चलना जो ट्रेडिशनल वे में 2-3 दिन 4 दिन के बाद चलता था। बिल्कुल। और फिर काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, जो आजकल रोबोटिक सर्जरी आने के बाद में नहीं हो रहा है। हमारे पेशेंट एक दिन में पैदल चल रहे हैं। थर्ड डे, तीसरे दिन हम लोग स्टेयर क्लाइंबिंग करा रहे हैं। हमारी फिजियोथेरेपी टीम जो है बहुत बहुत एक्सेलेंट है। उसके बाद में हम चौथे या 5वें दिन पेशेंट को घर भेज रहे हैं। फिर पेशेंट जा रहे हैं तो उनको कट नहीं है, तो दर्द नहीं है, तो वो अपनी दिनचर्या, अपने रोज़मर्रा के काम वो पहले जैसे ही कर रहे हैं विदिन 5 डेज़। और 10 दिन के अंदर हमारे पेशेंट जो पहले जिम जाते थे वो 10 दिन के अंदर जिम वापस जा रहे हैं। जो कार ड्राइव करते थे वो 10 दिन के अंदर कार ड्राइव कर रहे हैं आफ्टर रोबोटिक हार्ट सर्जरी, जो पहले नामुमकिन समझा जाता था। बिल्कुल सर, क्योंकि कार्डियक सर्जरी को लेके एक तो धारणा सभी में है कि एक बार कार्डियक सर्जरी हो जाए लाइफ में तो आपकी जो लाइफस्टाइल है पूरी स्लो डाउन हो जाती है, मेलो डाउन हो जाती है। तो लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज पेशेंट्स का आपको महसूस होता है सर? इट्स डेफिनेटली अ बोन, एज वी हैव सेड। हमारे पेशेंट बहुत खुश रहते हैं सर्जरी के बाद।
नहीं तो क्या होता है, कार्डियक सर्जरी जो कि एक मेजर सर्जरी मानी जाती है, उसके बाद में पेशेंट को थोड़ा दर्द होना, तकलीफ रहना और नॉर्मल लाइफ पे आने को वक्त लगता था. बट विद दिस टेक्नोलॉजी वी हैव सीन अ ड्रामेटिक चेंज. एब्सोल्युटली. वाह, दैट्स ग्रेट. लेकिन सर हर पेशेंट भी तो रोबोटिक सर्जरी के लिए रेडी नहीं होता होगा, या उनके मन में भी कुछ डर या धारणाएं रहती होगी, तो वो कोई ऐसा पेशेंट आपने ओवरकम किया हो? ट्रू. क्या आप क्या कहते हैं वो टाइम? ये नई टेक्नोलॉजी है जी. एक तो जब अपन किसी को बोल रहे हैं कि आपके हार्ट सर्जरी है, तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा उनको धक्का लगता है कि कार्डियक सर्जरी ऐसे माना जाता है कि बहुत बड़ी सर्जरी है. बिल्कुल. उस पर से अगर आप बोलोगे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो शंका तो ज़रूर पैदा होती है. इनफैक्ट हम लोग भी पहले कुछ साल पहले हम लोग भी बैकफुट पे थे इस टेक्नोलॉजी को लेके. ओके. जब हमारे पास में एक्सेस नहीं था इस टेक्नोलॉजी का. लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी. इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि रोबोट करता क्या है. लोगों के दिल में ये धारणा है कि रोबोट कार्डियक सर्जरी खुद परफॉर्म करते हैं, जो कि नहीं है. ये एक धारणा है. इस सर्जरी में होता क्या है मैं आपको समझाना चाहूँगा. बिल्कुल. इसमें सर्जन जो रहता है वो एक कंसोल पे बैठता है और उसके जो उंगलियां फिंगर्स रहती हैं उस पे उसके इलेक्ट्रोड्स रहते हैं. Okay. और उसको 3D विजन कंसोल में मिलता है. पेशेंट के ओटी टेबल पे जब पेशेंट लेटा रहता है तो उसके पास में रोबोटिक आर्म्स जो रहती हैं वो एक पेंसिल से भी पतली आर्म्स रहती हैं. ऐसे 3 या 4 आर्म्स रहती हैं जो एक बहुत ही छोटे से होल से पेशेंट के अंदर पुट करते हैं हम लोग. ओके. जो मेरे फिंगर के मूवमेंट्स जो मुझे दिख रहा है वो पेशेंट के अंदर रोबोटिक आर्म्स परफॉर्म करती हैं. तो बेसिकली ये एक रोबोट एक असिस्टेंट की तरह काम करता है. ओके. अब कोई पूछेगा तो रोबोट असिस्टेंट में और ह्यूमन असिस्टेंट में क्या फ़र्क है. तो रोबोटिक जो आर्म्स रहती हैं वो रिस्ट उनका फ्लेक्सिबल मूवमेंट रहता है. उसके बाद में बहुत महीन से महीन जगह पे भी वो जा सकती हैं. और जो डेलिकेट टिश्यू रहती हैं उसका हैंडलिंग करना इस आर्म्स के द्वारा काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है. उसके बाद में जैसे मैं कह रहा जब सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो जब अनडॉक करते हैं या जब हम पेशेंट को नॉर्मल करते हैं तो पेशेंट को कोई कट नहीं रहता है. बहुत सारी बार पेशेंट को हम टेबल पे ही होश में लेके आ जाते हैं. ओके. तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं. एक्चुअली सक्सेसफुल प्रोग्राम जो हमने 100 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी करी है उसके पीछे मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पेशेंट्स का, जिन्होंने हम पे फेथ रखा, हम पे भरोसा रखा और इस प्रोग्राम को हम इस एक्सीलेंट लेवल तक ला पाए. क्या बात है सर. लेकिन सर रोबोटिक सर्जरी का नाम सुनते ही एक चीज़ तो डर के बारे में, शंका के बारे में आपने बता दिया, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होंगे, काफ़ी लोग होंगे कि नहीं रोबोटिक ही सबने करवाना है. तो क्या हर पेशेंट कार्डियक प्रॉब्लम वाला वहाँ पे सर्जरी करा सकता है, रोबोटिक सर्जरी करवा सकता है, या कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड्स है, कुछ मापदंड है इसको लेकर? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो हम देखते हैं. हमारे पास में जब पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि हमको रोबोटिक कार्डियक सर्जरी चाहिए. पर इसके पीछे ऑफ़र करने के पहले हम 2 चीज़ें देखते हैं. एक तो डिजीज़ स्पेसिफिक फैक्टर्स कुछ रहते हैं. ओके. दूसरा पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स रहते हैं. डिजीज़ स्पेसिफिक फैक्टर में मतलब उनका जो हार्ट की जो बीमारी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो किस लेवल तक एडवांस्ड है, उससे हार्ट को कितना डैमेज हुआ है. सेकंड, जो हमारा जो एनाटॉमी या जो पेशेंट की जो फिजियोलॉजी हम वो देखते हैं. अगर वो पेशेंट उस क्राइटेरिया में आ रहा है तो ही हम रोबोटिक सर्जरी के साथ में आगे बढ़ते हैं. रोबोटिक टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए नहीं है. ओके. इसमें कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स रहते हैं, उनके क्राइटेरियाज रहते हैं, और अगर वो सेफ जोन में आ रहे हैं तो फिर हम उनको रोबोटिक सर्जरी ऑफर करते हैं. ओके. तो कुछ क्राइटेरियाज को थोड़ा सा विस्तार में बता पाएंगे डिटेल में, क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं मोस्टली इस बारे में? मोस्ट कॉमनली जो हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पहले एंजियोप्लास्टी हुई है और अभी ब्लॉकेजेस हुए हैं, और वो ब्लॉकेजेस जल्दी हमारे पास में आ गए हैं. क्योंकि जैसा मैं कह रहा था ये टेक्नोलॉजी अभी आई है और ये इम्प्रोवाइज हो रही है अभी धीरे-धीरे. तो ये हर पेशेंट को इसका बेनिफिट फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है. इन फ्यूचर डेफिनेटली इट कैन बी पास्ड ऑन टू एवरी पेशेंट, बट फिलहाल देयर आर सम क्राइटेरियाज. उसके अंदर हम अगर पेशेंट फिट बैठता है तो इस सर्जरी हम उसको ऑफर करते हैं. सो फर्स्ट टाइम सर्जरी में आप नहीं पहले जो शुरू के हमने जो केसेस किए जी वो एकदम सिंपल केसेस थे, जहाँ पे हमको पता था कि ये पेशेंट 100% रोबोटिक से हो सकते हैं. अब जब हमारे 100 केसेस हो गए हैं तो वी आर वेंचरिंग ऑन टू डिफ़िकल्ट केसेस एज वेल. और जैसा 1 साल हो गया है तो इस टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है. ये तो है सर, टाइम के साथ तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता रहेगा. वेरी ट्रू. सर टॉकिंग अबाउट डिफ़िकल्ट केसेस,
आपका अभी 100 केसेस जो आपने किए हैं, 100 सर्जरीज हुई है, सबसे डिफ़िकल्ट केस या कोई चैलेंजिंग केस कोई रहा हो जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, एज अ सर्जन हर सर्जन जानता है कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो उसको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो हमारे रोबोटिक प्रोग्राम में भी 1 या 2 केसेस ऐसे हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। एक तो हमको याद है कि एक 82 साल की एक ग्रैंड माँ थी, ओके। जिनको ब्लॉकेजेस इस तरह के थे कि अगर ना करें ऑपरेशन तो मुश्किल नहीं था बचना। Okay. और 82 इयर्स में पूरा कट करके ओपन करना एक बड़ी सर्जरी हो सकती यस, थी। डिफ़िकल्ट तो होता है। एक चैलेंजिंग केस ज़रूर था, पर देन वी वेंट अहेड विद रोबोटिक टेक्नोलॉजी, और भगवान के दया से वो पेशेंट अगले दिन पैदल चलना शुरू कर दी, 3 दिन में घर चली गई। और वो इतनी जैसा प्रेमल जो बोलते हैं हम लोग, हाँ, हाँ, हाँ। दादी लोग हैं, दादी लोग उस रहती है, टाइप का उनका वो ममता फेस था, रहती है उनमें, उनका yes। जो आशीर्वाद था जाते वक्त वो दिया, तो उनका फेस अभी भी हमें याद है। सो दैट वाज अ गुड अचीवमेंट फॉर आवर टीम। दैट्स रियली ग्रेट सर, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छी फीलिंग तो आती होगी सर बाद में, सर्जरी के बाद, जब पेशेंट्स इतनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं तो। एब्सोल्युटली। तो क्या, लेकिन सर एक और चीज़ है, डॉक्टर और अस्पताल को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब भी, अगर आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, इसका मेंटेनेंस, इसका सारी चीज़ें कंसिडरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा किम्स हॉस्पिटल के एमडी सीईओ डॉक्टर भास्कर राव सर, जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई। ये आज के ज़माने में एक बहुत ही कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है। बहुत कम सेंटर्स हैं पूरे देश में जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी अभी पहुँची है। जी। तो राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, देन गोइंग अहेड विद द एक्चुअल सर्जरी, उसके बाद मेंटेनिंग द सर्जरी, ट्रेनिंग द टीम, उसके बाद में ये जो भी जो चीज़ें थी, इसको हमें काफ़ी टाइम लगा और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला इसमें। तो जैसे मैं कह रहा था, ये महंगी टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। बट हमारा जो किम्स किंग्स हॉस्पिटल है, ये टेक्नोलॉजी आज वेरी प्राउडली वी आर ऑफरिंग टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसे नई टेक्नोलॉजी ज़रूर है, पर महंगी टेक्नोलॉजी भी ज़रूर है, लेकिन इसका बेनिफिट अभी कॉमन आदमी को भी हम पास ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज़ गेटिंग डाउन। तो सर आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ, टेक्नोलॉजी की बात की है आपने, तो टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, पर क्या फ्यूचर है रोबोटिक सर्जरीज़ का हमारे इंडिया में? आपको क्या लगता है, क्या विजन आप देखते हैं आगे? मैं चाहूँगा कि ये सर्जरी हर किसी को एक्सेसिबल हो। अभी ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हर किसी को ये टेक्नोलॉजी जो नहीं ऑफर हो पा रही है, और एक्सेसिबिलिटी और एक्सेलेंस, दैट इज आल्सो excellence of इंटीग्रल पार्ट। surgical procedure. So I see those two terms in near future getting better, excellence and access. और सर अगर कितनी कॉमन होने में टाइम लगेगा इसे, क्या ये आम जनता के लिए कब तक कॉमन होगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कुछ महीने कुछ साल में ये टेक्नोलॉजी भारत के हर शहर में रहेगी। अभी जो टेक्नोलॉजी रोबोटिक है वो दा विंची सिस्टम जो यूएस की है, ओके। इंट्यूटिव कंपनी इसको प्रोवाइड करती है। हमारी एक इंडियन कंपनी है एसएस मंत्रा, उसके बाद में एक मेरिल, ऐसे बहुत सारी कंपनीज अभी आ रही हैं जिनके कंपटीशन होने के बाद में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट विल कम डाउन। ओके, सो एक्सेसिबल हो जाए तो फिर कॉमन हो ही जाएगा डेफिनेटली, अगर Yes. रेट कम ना हो तो। लेकिन सर एज अ सर्जन आपसे अगर मैं आपका एक्सपीरियंस पूछूं, नॉर्मल एनालॉग सर्जरी, मैनुअल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, क्या डिफरेंस आपको फील होता है? इज इट ईजियर विद रोबोटिक और इज इट ईजियर विद मैनुअल सर्जरी? Like both have their own positives and negatives. Yeah. Like traditional surgery was very safe, and it can be offered to everyone right now. But by the same time, we must appreciate the newer technology, and I'm very confident that in near future it can be offered to everyone. It cannot replace traditional surgery, but yes, with this technique, patients are definitely going to get benefited. Like जैसा return to work जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, बिल्कुल। रोबोटिक सर्जरी के बाद में पेशेंट 10 दिन के बाद में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये फाइनेंशियल बर्डन भी जो पेशेंट और पेशेंट की फैमिली पे है वो कम हो जाता है। दैट्स ग्रेट। ये तो काफ़ी मतलब पेशेंट के लिए भी फ़ायदा है। और एक कॉस्ट मैसेज, अगर चीरा नहीं रहता है तो यंग पेशेंट जिनको कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो कट सीन।
यस सर, यंग पेशेंट्स की बात चल रही है सर, और आजकल कार्डियक इश्यूज, कार्डियक हेल्थ रिस्क जो है यंग पेशेंट्स में, यंग लोगों में भी देखने मिलता है। काफ़ी लोग ऐसे भी है कि अब कहते हैं लोग कि कार्डियक हेल्थ अच्छी रखनी है तो फिटनेस का ध्यान देना है, सबको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है। पर काफ़ी केसेस जिमिंग करने वाले जो कुछ यंगस्टर्स रहते हैं उनमें भी देखने मिलते हैं। काफ़ी केसेस रिसेंटली या कुछ अभी लास्ट 1-2 साल में काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी सुनने में आ रहे हैं कि जिमिंग करते हुए उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह है, आपको क्या लगता है सर, क्या बताएंगे आप इस बारे में? अग्रीड। आजकल जो अपन देख रहे हैं कि जिम में इंसिडेंट काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी कोई जिम स्टार्ट करता है तो उसको अपना पहले एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए, जैसे नॉर्मल बीपी, शुगर, अपने हार्ट की कंडीशन, वो देख के ही फिर इंटेंस जिमिंग में जाना चाहिए। ओके। उसके बाद में जो एक फैड आया है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का, जैसा स्टेरॉइड्स हो गए या कुछ ऐसे मेडिसिन हो गए जहाँ पे स्टेमिना बढ़ता है, सो दीज मेडिसिन कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर हार्ट एंड लिवर। ओके। उसके बाद में जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, जैसे टोबैको, अल्कोहल, अगर वो आप ज़्यादा प्रमाण में कर रहे हैं और फिर अगर आप जिमिंग भी कर रहे हैं इंटेंस, तो ये बॉडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। इट कैन क्रिएट मोर हार्म रादर देन बेनिफिट। ओके। उसके बाद में देर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टेल यंगस्टर्स कि आप फिटनेस की तरफ ज़रूर ध्यान दें, पर बाय द सेम टाइम अपने हार्ट का ध्यान रखें। बिल्कुल सर, इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप हार्ट का ध्यान रखने के लिए? कुछ अपनी डाइट, एक्सरसाइज में क्या क्या ध्यान रखा जाए सब लोगों ने प्रिवेंटिव? एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन, जैसे किसी भी चीज़ की अति नहीं होना चाहिए। यस। जैसे अगर आप जिम जा रहे हैं और अगर आप 6 पैक्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आप वो 6 पैक्स को अननेचुरल तरीके से बनाने के लिए स्टेरॉइड्स या ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसे कुछ तरीके अपना रहे हैं जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में दे कैन बी वेरी डेंजरस और डिजास्टरस। प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। जो लोग जिम करते हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि 6 to 8 आवर्स की स्लीप शुड बी मस्ट। बॉडी को रिकवरी का भी टाइम देना चाहिए, और जिम किसी प्रॉपर ट्रेनर के साथ में या प्रॉपर प्रोग्राम के साथ में ही करना चाहिए। बस एक में को देख के, एक में के कंपटीशन करके कि वो इतना वेट उठा रहा है मैं इतना उठाऊंगा, वो इतना कर रहा है मैं इतना करूँगा, इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ये काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है हेल्थ को लेके। और सर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। जब हम लोग धीरे धीरे, जब पनपता है पहला, फिर कुछ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, सिम्टम्स जब दिखते हैं तो इट्स ऑब्वियसली सेकेंड और थर्ड स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन अगर हेल्थ की बात की जाए, अगर चेकअप की बात की जाए, क्योंकि रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए आजकल, तो किस एज ग्रुप पे हर किसी ने अपना रेगुलर एनुअल चेकअप करवाना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का चेकअप करवाना चाहिए? तो आप क्या एडवाइस देंगे सर इसको लेके? नॉर्मल एज में आई सजेस्ट कि एज ऑफ 30 ईयर्स, बट जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पिताजी को या मदर को हार्ट का प्रॉब्लम है या बीपी शुगर का प्रॉब्लम है जी, उनको मैं जल्दी सजेस्ट करूँगा। और जैसा अगर आप जिस जिम के एज में जा रहे हैं उसके पहले आप अपना एक नॉर्मल चेकअप करा के फिर जिम में एंटर करें। और एक बार चेकअप करके फिर कई साल चेकअप ना कराएं, ये भी गलत है। इट शुड बी पीरियोडिक हेल्थ चेकअप। ओके। सो कितना इंटरवल्स में होना चाहिए सर ये? आई वुड सजेस्ट कि इट शुड बी डन एवरी ईयर। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको एवरी ईयर। दैट्स ट्रू, ये तो करवाना ही चाहिए। तो सर आने वाले समय में अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर की बात करूँ, तो आपकी टीम इस नए रोबोटिक सर्जरी का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या विजन है आपका? फ़िलहाल हमारी टीम और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके। और जैसे मैं कह रहा था, मेरा सबसे बड़ा एम यही रहेगा कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑलमोस्ट एवरीवन। दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, मेकिंग इट अफोर्डेबल, मेकिंग इट एक्सेसिबल एंड मेकिंग एक्सेलेंट। एंड होल kudos to my team, right from the management, right from the doctors, right from the class 3, class 4, everyone deserves the equal credit which I am getting. दैट्स रियली ग्रेट सर। एंड लास्टली सर, काफ़ी जानकारी आपने साझा करी, लेकिन एक लास्ट मैसेज हमारी जितने भी जनता है आपको इस वक्त देख रहे हैं हेलो डॉक्टर के इस खास सेगमेंट में, काफ़ी पेशेंट्स में कुछ डर, कुछ हेजिटेशन तो रहता ही है सर्जरी कराने से पहले, और रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो थोड़ा वो बढ़ ही जाता होगा। तो उन पेशेंट्स के लिए और नॉर्मली कार्डियक हेल्थ को लेकर भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारी जनता को, आप लास्टली जाने से पहले? मैं एक विनंती करना चाहूँगा सबसे कि हार्ट का प्रॉब्लम अगर किसी को आता है तो डर के कारण आप अपना ट्रीटमेंट टालें नहीं। हम देखते हैं कि जो लोग टालते हैं, काफ़ी लेट हमारे पास पहुंचते हैं, तब तक हार्ट को बहुत डैमेज हो गया रहता है। सबसे बड़ा डर मैं ये देखता हूँ कि लोगों को लगता है हार्ट ऑपरेशन मतलब मुझे बीच में से काटा जाएगा
मुझे काफ़ी दिन के बाद मैं नॉर्मल हो पाऊँगा, पर विद दिस रोबोटिक टेक्नोलॉजी हमारे पेशेंट 1 दिन में चल रहे हैं और 4-5 दिन में घर जाके 10 दिन में वापस अपने काम पे लग रहे हैं। तो मेरा ये सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी को भी कार्डिक बाईपास या कोई सर्जरी बताई गई है, उसको डरे नहीं, टाले नहीं, बल्कि वक्त पे करवा लें। दैट्स Thank you. ट्रू। बिल्कुल, अपनी हार्ट को जो है बिल्कुल सीरियसली लीजिए, मजाक में मत लीजिए और टाइम टू टाइम उसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस, फॉर गिविंग अस योर टाइम, फॉर गिविंग अस सो मच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड फॉर द अचीवमेंट। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू, इट वॉज अ ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो हेलो डॉक्टर के आज के सेगमेंट में बस इतना ही। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए बने रहे यूसीएन के साथ। मैं अंकित लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।